हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस डे 15। तो आज हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट गोल्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो फर्स्ट हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला है फंक्शनल गोल ऑफ कॉर्पोरेट, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, ये देखेंगे। और नंबर 3 में जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, ये टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका दो ऑब्जेक्टिव रहता है, फर्स्ट एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें ये लोग भाई वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसमें क्या क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वर्थ या फिर वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ करना। सो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, कितना अर्न कर रहे हैं और हम कितना कैपिटल लगाएं, ये हमें डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ फर्म। सो दिस वन इज़ बेटर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बोथ रिस्क एंड रिटर्न। ये टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करता है और हमें बताता है कि कितने टाइम में हम लोग को नहीं, कितने रिस्क के बाद हमें रिटर्न मिल जाएगा, कितना रिटर्न मिलेगा। सो अब कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ अ मिक्स ऑफ फर्म्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइक डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है जैसे डिबेंचर जो बोरोड होता है, और प्रेफरेंस इक्विटी और रिटेन अर्निंग को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसका अलग अलग पैटर्न होता है, फर्स्ट बस इक्विटी का, सेकंड इक्विटी प्रेफरेंस, थर्ड इक्विटी डिबेंचर्स और फोर्थ इक्विटी डिबेंचर प्रेफरेंस, तीनों का मिक्सचर। अब देखते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसे बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी फर्म के लिए एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ज़रूरी है, तो ये क्या होता है, क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑप्टिमम वेयर देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ प्लस इक्विटी। अगर डेप्थ और इक्विटी का इक्वल रेशियो में रहेगा तो इससे हमें मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम वेल्थ मिलेगा, और मैक्सिमम वेल्थ मिलेगा तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ करेगा। तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम लगेगा और मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा मैक्सिमम रहेगा। सो 3 टाइप्स ऑफ हम लोग कैपिटल लगाते हैं। फर्स्ट इक्विटी, इक्विटी में रिस्क कम रहता है बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। सेकेंड प्रेफरेंस, इसमें हाई रिस्क रहता है क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें इसे रिटर्न करना होता है, पर ये इस इक्विटी से चीपर रहता है। लास्ट है डिबेंचर, जो हम लोन लेते हैं, ये हाई रिस्क रहता है क्योंकि हमें रीपेमेंट करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एग्रीमेंट जैसा है, पर ये सबसे चीपेस्ट रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दो टाइप्स में, रेलेवेंट और इरेलेवेंट। रेलेवेंट बोलते हैं जब वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा, और अगर वो अफेक्ट नहीं करेगा तो हम इरेलेवेंट बोलते हैं। तो रेलेवेंट में है इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इरेलेवेंट में है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। अब हम लोग देखेंगे नेट इनकम अप्रोच। इसका एग्जम्पशन है, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू KD इज इक्वल्स टू डेब्ट कैपिटलाइजेशन रेट, K इज इक्वल्स टू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और डिबेंचर हमेशा इक्विटी से कम होता है, और डिबेंचर और इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रहता है ऑल लेवल में। मैक्सिमम डेट इशू टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच में हम जितना भी हम लोग इशू करते हैं वो हम लोग डेट से करते हैं, इससे हमें वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें डेट में हम लोग टैक्स पे करते, हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, तो इससे हमारा टैक्स बचेगा। हमारा डेट इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा, वो हमें कम लगाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, और हम अगर डेट इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें और लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू का मतलब ये नेट इनकम अप्रोच में फर्म मान के चलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट लगाएंगे सो दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसे हम नेट इनकम अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहता है कि हम लोग इसमें भी वही है, डेट से ज़्यादा इशू करते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, बट जो फाइनेंशियल लिवरेज है, जो हमें एक टाइम के बाद हमें अपना डेट को रिटर्न करना पड़ता है, अगर ये एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा इक्विटी भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर डेट इंक्रीज़ होता है तो हमें इक्विटी इशू करना पड़ता है कि हम अपने डेट को पे ऑफ कर सकें, फाइनेंशियल रिस्क हाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो डेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, और जो हमें इक्विटी है वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है कि हम अपना डेट को रिटर्न कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बहुत हाई हो जाता है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो ये बोलता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए जहाँ पे ये दोनों फिक्स है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये बोलता है कि चाहे डेट हो या फिर इक्विटी हो, वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ये एक इररिलेवेंट अप्रोच है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क कॉजेस इक्विटी रेट टू इंक्रीज। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या देखें थे, इक्विटी में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, और फिर हम डेट
पे ऑफ करने के लिए इंक्रीज इन इक्विटी करते हैं और जो कि दोनों इक्वल हो जाता है और कॉस्ट ऑफ फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें क्या होता है, एजम्पशन है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, बायर एंड सेलर आर फ्री टू बाई एंड सेल। एक होमोजीनियस रिस्क क्लास होता है, जिसको लगता है कि ज़्यादा रिस्क है तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ये दो टाइप्स में होता है, एक नो टैक्स होता है अगर हाई डेट है या लो डेट है या फिर डेट नहीं ले रहे हैं तो इनसे फर्म को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग इनकम है इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिपेंड करता है फर्म को, ना कि डेट या फिर इक्विटी का मिक्सचर। सेकेंड है टैक्स, अगर टैक्स पे कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन टैक्स टैक्स डिडक्टेबल। तो अगर हम डिबेंचर में से कैपिटल कॉस्ट ले रहे हैं तो हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें कोई हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, वेरास हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को टैक्स दे रहे हैं और टैक्स डिडक्शन में भी शो कर रहे हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट जो गेन हो रहा है एक्चुअल वो कम दिखा रहा है, और जो हम एक्चुअल कॉस्ट लगा रहे हैं डेट पे वो भी कम हो जा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट और हम इंटरेस्ट उस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। So I hope this is clear. Now let's move on to questions. Which of the following statement is not true regarding cost of capital of firm? Not true. First, it includes preference share. हाँ करता है. It is arrived at after adjusting tax saving on board capital. हाँ tax saving हम लोग adjust करते हैं डिबेंचर होल्डर्स पे. It does not include cost of retained it. तो ये गलत हो गया. तो ऑप्शन 3 है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे कि प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म में इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स? वैल्यू ऑफ एसेट्स किसमें इफेक्ट नहीं होता है, अभी हम लोग पढ़े थे मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, MM theory in perfect market suggests that dividend payment, इसको भी देखे थे, नो इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म में। कैपिटल स्ट्रक्चर डिनोट्स कैपिटल मिक्स, फाइनेंसिंग मिक्स, इक्विटी मिक्स, नन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिनोट्स कैपिटल मिक्स। नेक्स्ट MM अप्रोच है इररिलेवेंट अप्रोच, और अगर टैक्स वाले केस में ये हो जाता है रिलेवेंट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच। नेक्स्ट, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट हो गया NOI अप्रोच। इट प्रोवाइड्स एनालिटिकल एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी बिहेवियर, ये हो गया MM अप्रोच। और लास्ट, अ फर्म कैन मिनिमाइज इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग डेट फाइनेंसिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ये हो गया नेट इनकम अप्रोच। सो option 4 DBAC. That's all for today. Thank you. Have a nice day.